रियाज और स्मृति दोनों के बीच खामोशी छा गई। पता नहीं क्यों दोनों को यह वक्त भारी सा लग रहा था। स्मृति उससे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वो उसे करीब से छूना चाहती थी। तुम वो स्मृति की अचानक आंखें भर आईं। वो रियाज से लिपट जाती है। एक सेकंड को तो रियाज विचलित होता है, फिर वो भी उसे दोनों हाथों से मजबूती से गले लगा लेता है। इस समय उसे हर दर्द से आराम मिल रहा था, जितना कि कोई भी उसे दवा अंदर तक हील कर पाती। इस लम्हे से बाहर कोई नहीं आना चाहता था। रियाज स्मृति के बालों में हाथ फिरा रहा था। कितना अच्छा महसूस हो रहा था उन्हें। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। यह वक्त अभी बहुत कीमती लग रहा था, जिसे करोड़ों रुपए कमाकर भी खरीदा नहीं जा सकता था। प्यार भी भला कहीं बिकता है। दोनों की आंखें बंद थीं। आसपास क्या हो रहा है उन्हें खबर नहीं थी। तभी किसी के कदमों की आहट आई। दरवाजा जैसे खुला, दोनों अलग हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। होश में आ गया मेरे भाई, अभिजीत अंदर आता हुआ बोला। छवि भी साथ थी। हाँ, कैसा फील हो रहा है अभी? छवि ने कहा। गुड। बस यहाँ से जाना है। अब इस बेड पर और लेटने का मन नहीं है। रियाज बोरियत से बोला। हाँ चलेंगे, लेकिन डॉक्टर परमिशन दे तो। अभी उसके पास बैठता हुआ बोला। घर पर तो किसी को नहीं बताया ना? रियाज ने पूछा। अब तक तो नहीं। बताना चाहता था, लेकिन फिर लगा सब बहुत परेशान होंगे, और माँ को पता चला तो न जाने वो क्या करें। अभी बोला। और उस लड़की का क्या हुआ जो हमारे साथ यहाँ तक आई थी? कायनात। हाँ, वो सेफ है और अपने घर जा चुकी है। उसके मम डैड आए थे, वो उसे लेकर गए। एक्चुअली पुलिस भी आई थी, तो उससे मिलना भी चाहते थे, लेकिन तू होश में नहीं था, इसलिए चले गए। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस केस के सिलसिले में तुझसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। हाँ, गोली तो शकील ने ही चलाई थी ना रियाज? फिर ये सब कैसे हो गया? तू इस मामले में कहीं फंस ना जाए। अभिजीत शंका से बोला। अखिल? हाँ, उसका नाम है। हाँ, गोली उसी ने चलाई थी, पर किस्मत से मुझे नहीं, उसे जा लगी। और मुझे कुछ नहीं होगा, रियाज बेफिक्री से बोला। पर उसे कैसे? क्योंकि क्योंकि उस छीना झपटी में उसके लोग भी शामिल थे, और बचाव करते हुए मैंने एक आदमी को धक्का मारा, जिससे उसकी बंदूक की नली उसी की ओर हो गई, और आगे वो हुआ जो तुमने देखा। इस बीच उसके बंदे ने मुझे स्टेप कर दिया। आज किस्मत हमारे साथ थी, वरना कुछ भी हो सकता था। मैं तो सच में बहुत डर गई थी। थैंक गॉड जो सब सही हो गया। छवि ने कहा। हाँ, आज मुझे भी जिंदगी में पहली बार इतना डर लगा था। मानता हूँ मेरा भाई थोड़ा खड़ूस है, लेकिन जैसा भी है अपना भाई है। बोलकर अभी ने उसके गाल छोटे बच्चे की तरह नोचे। तभी छवि की नजर स्मृति पर जाती है। वह बस शांति से खड़ी थी। क्या हुआ स्मृति? ऐसे क्यों खड़ी हो? हाँ नहीं तो, बस ऐसे ही, स्मृति जल्दी से बोली। उदास है रियाज को ऐसे देखकर। डोंट वरी स्मृति, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, अभी ने कहा। स्मृति अपना सिर हिलाती है। तभी डॉक्टर उस कमरे में कदम रखते हैं। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। हो गई आप लोगों की बातचीत? डॉक्टर स्टेथोस्कोप मेज पर रखकर बोले। यस डॉक्टर, क्या मैं घर जा सकता हूँ? रियांश ने पूछा। डॉक्टर उसे देखते हैं। आप इसे इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? माना कि आप अभी ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। ये घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरा। हो सकता है जब आप सोने चलने और उठने की कोशिश करें तो दर्द हो। कोई भी इंजरी तुरंत हील नहीं होती। जरा सी भी आपकी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जी डॉक्टर, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। जब तक डिस्चार्ज नहीं करते ये यहीं रहेगा, अभी बोला। कल शाम तक आप जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। आप लकी हैं जो आपको चाकू किडनी पर नहीं लगा, क्योंकि वो आपकी बैकबोन के पास लगी है, जहां हमारी किडनी होती है। बस कुछ इंच के फासले से बच गए, वरना किडनी और आंत में इंजरी हो सकती थी। डॉक्टर ने बताया और सबके मुंह से सिसकारी निकली। आप लोग अब बाहर चलिए, मुझे इनकी बैंडेज करनी है। जी, हम चलते हैं, आप करिए, बोलकर अभिजीत, छवि और स्मृति बाहर जाने लगे। एक मिनट, आप में से कोई एक यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाए, बाकी घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, मैं रुकता हूँ, अभी बोला। नहीं,
मैं रुक जाती हूँ भाई, आप जाइए, स्मृति ने कहा। नहीं स्मृति, तुम अकेली नहीं रहोगी। फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, छवि बोली। तुम दोनों को रुकने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, घर जाओ दोनों। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकती हूँ, स्मृति ने उदासी से कहा। बात प्रॉब्लम की नहीं है स्मृति, यहाँ बार बार फार्मेसी पर जाने की जरूरत लगती है। मैं रहूंगा तो सब संभाल लूंगा। इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगी? आराम की तुम्हें भी जरूरत है, इसलिए कह रहा हूँ। तुम और छवि चले जाओ। नहीं भाई, मैं सब कर वो ठीक कह रहे हैं, उन्हें रहने दीजिए। हॉस्पिटल में कई सारी फॉर्मेलिटी अभी पूरी करनी है, आपको रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर ने स्मृति की बात काटते हुए कही। वो वैसे भी कल रियांश डिस्चार्ज हो ही जाएगा, फिर घर पर सारा वक्त तुम उसका ख्याल रखना। मैं नहीं रोकूंगा, अभी मुझे यहाँ रहने दो। छवि, स्मृति को लेकर जाओ। हाँ स्मृति, चलो हम चलते हैं, अब सब ठीक है, छवि ने सांत्वना दिया। अनमने भाव से स्मृति चली जाती है। रियांश को इस हालत में वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रियांश को महसूस होता है कि स्मृति सच में उसकी परवाह करती है, पर जैसा उनका रिश्ता है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो आपका कहना है वो मर्सिडीज बेंच बिजनेसमैन रियांश ओबराय की है? शिवम हैरानी से बोला। हाँ सर, जो भी डिटेल्स थी उनके हिसाब से यही पता चला कि वो रियांश ओबराय की थी। वही उसके ऑनर हैं। वो कार उन्होंने 4 महीने पहले ही ली है, अमित सेठ ने कहा। शिवम सुबह ही अपने केबिन में बैठा एजेंट अमित से बात कर रहा था। उनकी मुलाकात एक हफ्ते बाद हो रही थी और जो भी उसे पता चल रहा था परेशान करने वाला था। उसने उलझन से उन्हें देखा तो स्मृति उसके साथ थी, क्योंकि कार तो वही है। जी, अगर आपकी बहन ने सही डिटेल दी है तो इससे यही साबित होता है कि मैंने अच्छे से सब पता लगाया है और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हाँ, मगर वो उसके साथ क्यों थी? और अगर है भी तो वो लेटर? शिवम ने अपना सिर मला। सब कंफ्यूजन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले लगा शायद कोई किडनैपिंग केस हो। हाँ, थोड़ा उलझा तो है, लेकिन किडनैप होने का डाउट यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किडनैपर्स ने कोई डिमांड नहीं की। एटलीस्ट पैसा मांगने के लिए कॉल कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। फ़ोन कॉल तो कोई आई नहीं, पर उसका भी पता कैसे चले? मैं नहीं चाहता स्मृति किसी खतरे में पड़े, वापस लाना चाहता हूँ उसे, शिवम ने सोचते हुए कहा। एक काम आप कर सकते हैं। क्या? अगर आपको जानना ही है आपकी बहन सेफ है या नहीं, तो आप रियांश ओबराय के घर क्यों नहीं चले जाते? हमारे इलाके से बस 20 किलोमीटर ही दूर है। उसकी बात सुनते ही शिवम का दिमाग सरपट भागने लगा। हाँ, ये किया जा सकता है। और अब तो पता है भी वो कार किसकी थी। हाँ, मैंने सोचा ही नहीं, पर ऐसे उसके घर जाना सही होगा क्या? क्या सोचेंगे वो लोग? और स्मृति वहाँ नहीं हुई तब क्या करूँगा? शिवम खींचता हुआ बोला। नहीं सर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कार रियांश ओबराय की है तो स्मृति भी वहीं होगी। आपकी बहनों ने बैठते हुए भी तो देखा था। हाँ, देखा था, बोलकर शिवम किसी गहन सोच में डूब गया। सर प्लीज इतना सोचिए मत, मेरी मानिए और वहां जाकर एक बार देखिए। अगर वो वहां नहीं भी हुई तो हम आगे कोई और एक्शन लेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। ऐसे बैठे रहने से भी क्या मिलने वाला है? शिवम को उसकी बात सही लगी। हाँ, अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं कल ही वहां जाऊंगा, मुझे जानना है पूरी बात क्या है। तंग आ गया हूँ सोच सोच कर, अब मामला खत्म करना है। आई होप स्मृति वहीं मिल जाए। मैं आ रहा हूँ कल, जस्ट वेट, शिवम दृढ़ता से बोला। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, आगे मुझे कुछ भी पता लगा इन्फॉर्म करूँगा, अमित उठता हुआ बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मिस्टर अमित, शिवम भी अपनी जगह से उठता हुआ बोला। हाँ सर। रियांश ओबराय इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी शादी की खबर भी बाहर आई ही होगी। अगर हुई है तो हाँ, ऐसा तो हो सकता है, मगर अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऐसी खबर नहीं आई, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा जी, ये भी हो सकता है उन्होंने इस न्यूज़ को प्राइवेट रखा हो। बहुत से बड़े लोग ऐसा करते हैं। जो भी है, अब वहीं जाकर पता चलेगा, शिवम मेज पर मुक्का मारता हुआ बोला। शाम का वक्त था, रियाज पहले से कुछ संभल गया था और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो रहा था। डॉक्टर आखिरी बार उसकी बैंडेज चेंज कर रहे थे।
अपनी दवाइयाँ आप टाइम पे लेते रहिएगा। मैंने एक एंटीसेप्टिक क्रीम दी है जिसे आपको लगाना है। इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। जी डॉक्टर, रियांश ने इधर उधर देखते हुए कहा। आप यहाँ के नहीं लगते। डॉक्टर ने एक पैनी निगाह डाली। हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, बस कुछ दिनों के लिए आया था। मतलब हम सब आए थे, रियांश ने बताया। फिर तो बहुत बुरा हुआ, आप आए भी घूमने और आपके साथ यह हादसा हो गया। डॉक्टर ने अफसोस के साथ कहा। रियांश कुछ नहीं कहता है, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। वैसे आपने बहुत ब्रेवरी का काम किया। ऐसे ही नहीं कोई किसी और के लिए लड़ जाता है, डॉक्टर सीजर रखते हुए बोले। रियांश उन्हें देखने लगता है। मतलब हिम्मत होनी चाहिए, वो भी तब जब सामने वाले के हाथ में बंदूक हो। उस लड़की की मदद करके बहुत अच्छा किया आपने, वरना वो गैंगस्टर पता नहीं क्या करता। वो गैंगस्टर था? रियांश ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, और बहुत ही कुख्यात, कई लोगों को मार चुका है और अभी खुद हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इसे ही कुदरत का इंसाफ कहते हैं, जो आपके हाथों हुआ। कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद जरूर करते हैं, वरना गोली आपको भी लग सकती थी। डॉक्टर ने विनम्रता पूर्वक कहा। रियाज उनकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। आप डॉक्टर्स भी भगवान की बातें करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो यहाँ आने से पहले ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथों किसी का अनिष्ट ना हो। वही सबके करता धरता है, उन्हें कोई माने या ना माने, एक दिन जाना तो सबको उन्हीं के पास है। डॉक्टर ने कहा। हाँ, माँ भी यही कहती हैं, रियांश बोला। ठीक है, हो गया। और जो भी मैंने ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे फॉलो करना। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार चेकअप कराने आ सकते हैं। डॉक्टर ने रियांश का बैंडेज करने के बाद कहा। रियांश अपना सिर हिलाता है। फाइनली आई एम रेडी टू गो होम। रियांश ने चैन की सांस ली। हो गया रियांश, छवि अंदर आते हुई बोली। उसके पीछे स्मृति भी थी। कल रात वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सो सकी थी। रियांश की हालत ने उसे परेशान कर दिया था। हाँ, रियांश ने दोनों पर एक सरसरी निगाह डाली। तो चलो चलते हैं, छवि बोली। अभी? वो कहाँ है? हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी थी, वो नहीं फिलअप कर रहा है। रियाज धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, पर उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। मैं हेल्प करूं? स्मृति पास आती हुई बोली। रियाज उसे गौर से देखता है। वो स्मृति की मदद चाहता था, लेकिन छवि के रहते हिचकिचा रहा था। छवि उन्हें देख मुस्कुराती है। शायद मुझे अभी बुला रहा है, तुम दोनों आओ, बोलकर छवि बाहर निकल गई। अब दोनों फिर से अकेले बसते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर रियाज तुरंत ही संजीदा होता है। मेरा हाथ पकड़ो और उठने की कोशिश करो, स्मृति ने झिझकते हुए कहा। रियाज उसका हाथ पकड़ता है और उठकर खड़ा होता है। स्मृति अपने दूसरे हाथ से उसका कंधा पकड़कर सहारा देती है। वो इससे असहज महसूस कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। चलो बाहर। दोनों बाहर आते हैं, जहाँ छवि और अभिजीत पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। कम माई बॉय, एनी हेल्प? अभी ने पूछा। कार तक बस सही सलामत छोड़ दो, रियांश बोला। अभिजीत दूसरी तरफ से सहारा देता है और कार तक लाता है। अभिजीत ड्राइव कर रहा था। उसके बगल वाली सीट पर छवि थी। छवि कार में तेज आवाज में गाने बजा रही थी। रियांश पीछे स्मृति के साथ था। वो अपनी आंखें बंद किए सीट से सिर टिकाए हुए था। तभी उसे अपने चेहरे पर गुदगुदी सी महसूस हुई। उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली और देखा, कार की विंडो खुली थी और स्मृति बाहर देखे जा रही थी। तेज हवा से उसके उड़ते बाल रियाज के चेहरे को छू रहे थे। रियाज स्मृति को देखने लग जाता है। कितनी खूबसूरत है वो। मासूमियत तो उसके पूरे चेहरे पर झलक रही है, पर न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मायूसी भी कायम है। किसी वजह से वो उदास नजर आ रही थी। शाम का वक्त था। कश्मीर की वादियों में हल्की ठंडक बढ़ रही थी। स्मृति को भी ठंड महसूस हुई। वो अपने दोनों हाथों को लपेटकर रब करने लगती है। रियाज उसे अभी भी देखे जा रहा था। स्मृति जैसे ही सीधे बैठने के लिए मुड़ती है, रियाज से टकराती हुई बचती है। रियाज उससे थोड़ा दूर होता है। स्मृति फिर से अपने हाथों को रब कर रही थी। रियाज ने उसे खींचते हुए देखा और उसकी तरफ झुकने लगा। यह देख स्मृति झुक गई। रियाज का चेहरा उसके बहुत करीब था। स्मृति डरकर थोड़ा सा पीछे हटने लगी, लेकिन रियाज उसकी कमर पकड़ लेता है। स्मृति को लगा जैसे उसके बदन में करंट दौड़ा हो। वो घबराने लगी। एकदम शांत, रियाज ने धीरे मगर गहरी आवाज में कहा,
और विंडो को बंद कर दिया। बस इतना ही करना था। अगर ठंड लग रही थी तो क्लोज नहीं कर सकती थी? रियांश बोला, फिर अपने पहले वाली मुद्रा में बैठ गया। स्मृति अपने दिल की धड़कनों को शांत कराने में लगी थी। क्या हुआ? छवि ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी ठंड लग रही थी। स्मृति जल्दी से बोली। ओह, थोड़ी देर बाद वो फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। आते आते लगभग अंधेरा छा गया था। स्मृति रियाज के साथ कमरे में आती है। रियाज बेड पर लेट जाता है। तुम आराम करो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोल देना। बोलकर स्मृति जाने के लिए मुड़ती है। तब तक रियाज उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसके ऊपर झुक जाती है। क्या कर रहे हो? स्मृति घबराते हुए बोली। सॉरी, एक्चुअली मुझे कुछ चाहिए। रियांश उसे छोड़ता है। क्या? स्मृति डरकर बोली। हेल्प। रियांश बोला। हेल्प कैसी? क्या तुम प्लीज मेरी ये शर्ट निकालने में हेल्प करोगी? रियांश ने आराम से कहा। स्मृति उसे घूरने लग जाती है। ये क्या कह रहा है वो? क्यों? तुम खुद भी तो निकाल सकते हो ना? नहीं, मैं खुद से नहीं निकाल सकता। मैं कोई भी मूवमेंट करता हूँ तो पेन फील होता है। और अभी तुम ही तो कह रही थी कि कोई भी हेल्प चाहिए तो बोलना। हाँ, पर ये तो तुम नहीं करोगी। रियांश नाराज होते हुए बोला। क्यों नहीं करती हूँ? स्मृति उसे देखती है। रियांश अपनी शर्ट के बटन खोलता है। स्मृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। कम ऑन, मेरी तरफ देखो। बटन खोलने के बाद उसके बाइसेप्स दिखने लगते हैं। स्मृति की नजर पड़ती है तो उसके मुंह से हल्की आवाज आई। वाओ। हाँ, क्या कहा? रियाज ने भौंवे चढ़ाई। नहीं, तुम गलत मत समझना। वो आज से पहले मैंने किसी के बाइसेप्स नहीं देखे। कितना रियल है? स्मृति हैरानी से बोली। व्हाट? देखोगी भी कैसे? लड़कियों के कहाँ होते हैं? और ये सौगात में नहीं मिलता, बनाना पड़ता है घंटों मेहनत करके। रियांश ने बताया। दिख रहा है। उसकी नजरें अभी अभी बाइसेप्स पर टिकी थी। रियांश उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी मधोसी थी। छूना चाहोगी? रियांश ने पूछा। स्मृति उसे हैरानी से देखने लगी। आज वो कुछ अलग ही लग रहा था। उसके मिजाज बदले बदले से लग रहे थे। हाँ, भला वो अपनी शर्ट उतारने को क्यों कहेगा? इतना तो वो खुद भी कर सकता था। तो क्या जानबूझकर? नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ काम है। स्मृति ने बहाना बनाया। वो जाने के लिए उठती है, लेकिन रियांश उसकी कलाई को जोर से पकड़ लेता है। मुझसे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? प्लीज रियांश, छोड़ो। प्लीज। स्मृति बोली। हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। उसका क्या? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा हेल्प, स्मृति ने कहा और अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। वो दरवाजे तक पहुंची थी, तभी रियांश की आवाज आई। आ आ। रियांश डर से कराहा। क्या हुआ? स्मृति दौड़कर उसके पास आई। हाँ, इट्स हर्टिंग, दर्द हो रहा है। लेट जाओ आराम से। ठीक हो ना तुम? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी वजह से हुआ। रियाज गुस्से से बोला। सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। रियली सॉरी, स्मृति रोते हुए बोली। जाओ यहाँ से। रियाज नजरें फेर कर बोला। लुक, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। सॉरी। रियाज मुस्कुराता है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर स्मृति गुस्सा हो जाती है। पर मैं नहीं कर रही थी। तुम बहुत घटिया मजाक करते हो। बोल। स्मृति अपना मुंह फुला लेती है। ओके, इट्स माई फॉल्ट, रियांश बोला। स्मृति कुछ नहीं कहती है। अच्छा सुनो, रियांश ने गंभीर आवाज में कहा। स्मृति देखती है। यहाँ आओ, कुछ काम है। रियांश ने कहा। क्या? तुम यहीं से बोलो। इस बार सच में मजाक नहीं कर रहा। सुनो तो। स्मृति उसके पास बैठती है। बोलो। स्मृति ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ देखो। रियांश उसका चेहरा पकड़ अपनी ओर करता है। स्मृति बेचैन हो उठती है। हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। एक बार फिर वो घबराने लगी। रियांश बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, जिससे वो असहज लग रही थी। रियांश उसकी बांह पकड़ अपने करीब खींचता है। स्मृति हैरानी से उसे देखती है। रियांश। रियांश उसके होठों पर उंगली रख देता है। चुप। वो उसे चुप करा देता है और अगले ही पल वो उसके होठों को अपने होठों के बीच में कैद कर लेता है। स्मृति का दिल जोरों से धड़क रहा था। पहले तो वो डरती है, उसके बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। उसके हाथ रियाज के बालों के इर्द गिर्द फिरने लगते हैं। दोनों की सांसें तेज हो चली थी
आज रात भी अपने पूरे स्वभाव पर थी। जहाँ दो लोगों के बीच दूरियां कम हो रही थीं। रात गहरा रही थी। इस पर काली रात में दो दिल जल रहे थे, जो आज का समा बांध रहा था। स्मृति को अपने शरीर में झुरझुरी सी महसूस हुई। वो एकदम से रियाज को छोड़कर उससे दूर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से सांसें ले रही थी। रियाज भी विचलित नजर आ रहा था। उसने ऐसे देखा मानो अभी होश में आया हो। स्मृति की आंखें छलछला उठी। उसने कांपते होठों से कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। रियाज अपनी आंखें भींच लेता है। क्या यही तुम्हारा वादा था? ये तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। स्मृति कुछ कदम पीछे हटती है और तेजी से मुड़कर बाहर निकल गई। रियांश उसे दर्द से देखता है। उसके जाने के बाद वह अपना सिर पकड़ लेता है। आज वाकई हद पार हो गई। हाँ, उसने कहा था कि वे दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी रहेंगे। यह शादी भी तो नकली थी। पर बीते उन दिनों में और आज के दिन तक कितना फर्क आ गया था उनकी जिंदगी में। रियांश अपने मन को समझा रहा था, वैसे भी कुछ भी करके क्या होने वाला, क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी से ज्यादा कुछ नहीं। स्मृति बस उसके साथ और 14 दिन तक है, और इन बचे दिनों में भी उसे कुछ सोचना होगा, ताकि उसके जाने की वजह वह अपने परिवार को बता सके। हाँ, अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। वह उससे दूर ही रहेगा। ये बचे हुए दिन तो ठीक से बीते। न जाने उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। स्मृति थके कदमों से रूप टॉप पर जाती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। उसके मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही थी। हालांकि वह दोषी खुद को भी समझ रही थी। स्मृति वहीं बैठ जाती है और अपना सिर थाम लेती है। पीछे जो कुछ भी होकर हटा, वह सिर्फ भक्ति ही था। स्मृति भली भांति जानती थी रियाज ने कभी उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, इसलिए वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसने हमेशा उसे यही समझाया, उनके बीच शादी जैसा कुछ नहीं है। तो आज जो उसने किया वह क्या था? स्मृति रेलिंग को पकड़ दूर अंधेरे में डूबे पहाड़ों को देखे जा रही थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर मुझे यहाँ से चले ही जाना है एक दिन। स्मृति खुद से ही बड़बड़ाई। काश तुम मुझे हक देकर यह करते, लेकिन एक अजनबी से ज्यादा मेरा तुम्हारे दिल में क्या रिश्ता है? स्मृति अपने आंसू पोंछती है। मैं आगे बढ़ सकती थी, बहुत आगे। लेकिन ये गलत होता। कुछ देर ऐसा कर, इस तरह से तुम भी धोखे में रहते और मैं भी। वैसे भी तुम मुझसे अलग ही हो जाओगे, तो अभी ये खुशी क्यों उठाना जो बाद में दुख का कारण बने। स्मृति अपनी आंखें बंद करती है। ना प्यार है, ना कोई रिश्ता है, तो है क्या हमारे बीच? मेरी यहाँ होने की सिर्फ मजबूरी ही है। हाँ, तुमने मुझे सिर्फ यूज ही तो किया है, और आज भी तुम बस अपने बारे में सोच मेरे साथ। वह दुख से अपनी आंखें भींच लेती है। अगर तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर ऐसा करते, तो मैं खुद ही तुम्हें खुद को सौंप देती। लेकिन तुम्हें तो मुझसे प्यार भी नहीं। तुम्हारा साथ पाने के लिए एक इशारा ही काफी है। बस एक इशारा। मगर ये चाहत भी बस मेरे अंदर है। स्मृति, स्मृति। छवि उसके रूम का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसके छूने से वह पूरा खुल जाता है। स्मृति के जाने के बाद रियांश ने बंद नहीं किया था। अरे, ये तो खुला है। स्मृति। छवि थोड़ा सा अंदर झांकती है। उसे रियांश बेड पर लेटा हुआ दिखता है। वह नहीं है यहाँ। कुछ देर पहले ही यहाँ से गई है, रियांश ने बताया। कहाँ गई? मैं अभी नीचे से ही तो आ रही हूँ। वहां तो नहीं दिखी। मैंने सोचा तुम दोनों को डिनर के लिए बुला दूं, वरना ठंडा हो जाएगा। छवि बोली। आपने ठीक से देखा? वो हॉल या फायर प्लेस के पास होगी। रियाज उठता हुआ बोला। अरे अरे, क्या कर रहे हो? लेटे रहो, मैं देखती हूँ उसे। तुम आराम करो। छत पर भी नहीं देखा? जरूर वहां होगी, छवि ने चुटकी बजाई। हाँ, रियाज खोया हुआ सा बोला। छवि उसे गौर से देखती है। वह कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। रियाज, क्या हुआ? मायूस क्यों लग रहे हो? अरे नहीं, अभी हॉस्पिटल से आया हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से लग रहा होगा। रियांश जबरन मुस्कुराया। हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। छवि जाने को मुड़ती है। छवि भाभी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। छवि उसे देखती है। आमतौर पर रियांश उससे कभी बात नहीं करता था, कम ही बोला करता था, और भाभी उसके मुंह से सुनना दुर्लभ संयोग था। हाँ, वो मैं कह रहा था, आप स्मृति को डिनर करा देना, और मेरा प्लीज आप रूम में भिजवा देना। क्या है कि मैं वहां आकर नहीं कर सकता, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, रियाज ने कहा, क्योंकि वो अभी स्मृति के सामने नहीं जाना चाहता था।
कोई बात नहीं, यहाँ ला दूंगी। और हाँ बोलो। स्मृति अभी कह रही थी कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है, तो उसे डिनर जरूर करा देना, बोलकर रेयांश इधर उधर देखने लगा। छवि उसे घूरती है। क्या बात है, पत्नी आने के बाद तुम कितने बदल गए, कितने केयरिंग हो गए हो। चिंता मत करो, स्मृति को डिनर करा भी दूंगी और जल्दी ही कमरे में भेज दूंगी, ताकि वह फिर तुम्हें डिनर करा सके। छवि द्वर्थी बोली, जिसे रियांश ने समझ लिया। वो शर्म के मारे बगले झांकने लगा। छवि अपने विचारों में खोई हुई मुस्कुराते हुए वहां से जाती है। छवि छत पर जाती है। वहां उसे स्मृति सच में दिख जाती है। ओहो, तो तुम यही हो। ओह सेठ, कितनी ठंड है यार, तुम कैसे खड़ी हो यहाँ। छवि उसकी तरफ हाथ मलते हुए बढ़ती है। स्मृति की पीठ उसकी ओर थी। उसकी आवाज सुन स्मृति जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और पीछे मुड़ती है। मैं आ ही रही थी, स्मृति ने कहा। लो, तब तक मैं आ गई, बोलकर छवि हंसी और तुरंत ही गंभीर हुई। स्मृति ने उसका चेहरा देखा। ऐसा वह ज्यादातर कभी नहीं करती थी। तुम रो रही थी ना, छवि ने प्रत्यक्ष रूप से कहा। नहीं, रो नहीं रही थी। क्यों झूठ बोल रही हो, मेरे सामने से पूछने पर भी ना कह रही हो। स्मृति इधर उधर देखने लगती है। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी बता देगा कि तुम अभी रोकर हटी हो, छवि बोली। स्मृति चुप रही। ठीक है, मैं वजह नहीं पूछूंगी। मैं तो यहाँ तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई हूँ। चलो आओ। छवि ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भूख नहीं लगी है, स्मृति बोली। छवि उसे देखती है। मतलब ये कंपलसरी है क्या, कि जब हम गुस्से में होंगे या दुखी होंगे तो खाना नहीं खाएंगे। वजह कुछ और है, और सजा इस मासूम पेट को दो। छवि मासूमियत से स्मृति के पेट को छूती हुई बोली। क्या गलती है इस मासूम की, यही कि ये तुम्हारा पेट है और तुम खाना ना खाने का फैसला ले इसे तड़पाओगी। ऐसा जुल्म ना करो। अगर इसके पैर होते ना, तो ये कहीं और निकल कर भाग जाता और अपने लिए एक नया मालिक ढूंढ लेता। स्मृति को उसके बेसिर पैर की बातों पर हंसी आ गई। और मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। रियाज कह रहा था कि तुम्हें जोरों की भूख लगी है। क्या? नहीं, स्मृति हैरान होती है। चलो भी, उसने कहा था मुझसे, बोल रहा था तुम्हें डिनर जरूर करा दूं। उसे क्या पहले से पता था कि तुम नहीं खाओगी, जो ऐसा कहेगा, छवि बोली। पर स्मृति सोचती है, शायद वह समझ गया था मैं मना करूंगी, इसलिए पहले ही छवि को बोल दिया। चलो, अभी इंतजार कर रहा है नीचे, सोना भी तो है ना। देखो 9 बज गए। छवि ने उसके हाथ खींचे। लेकिन मुझे, हाँ हाँ सुन लिया है तुम्हारा, अब चलो। रियांश को मेडिसिन देकर सुलाना भी है, टाइम हो गया है। कितना उदास था बेचारा। छवि उसे पकड़ कर ले जा रही थी। उसका नाम सुन स्मृति मचलती है। उदास क्यों? मतलब मैं यहाँ बहुत देर से थी, इसलिए उसे देखा नहीं, स्मृति ने साफ तौर से झूठ कहा। हाँ पता नहीं, कमरे में गई तो कुछ उदास परेशान सा लगा। मैंने पूछा तो बताया नहीं। शायद तुम उसे अकेला छोड़ आई हो, इसलिए हो। छवि उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे ऐसा नहीं है, पर स्मृति उस वक्त के बारे में सोचने लगती है जब वह वहां से आई थी। हाँ, उदास तो उसी की वजह से है। वो बात अलग है कि छवि कुछ और समझ रही है। अभिजीत, छवि और स्मृति तीनों साथ डिनर करते हैं। रियाज का खाना छवि ने पहले ही दे दिया था। खाने के बाद स्मृति वहां से अपने कमरे की ओर चलती है। उसका रियाज के सामने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बेमन से वो जा रही थी। स्मृति हौले से दरवाजा खोल अंदर बेआवाज कदम रखती है। रियाज धीरे से अपनी आंखें खोलता है, लेकिन स्मृति बिना उसकी तरफ देखे सीधा बाथरूम में घुस जाती है। सिंक के पास खड़ी होकर जोर से सांसें लेती है, जैसे कोई बड़ा काम किया हो। नल चालू कर अपना चेहरा धोती है और थोड़ी देर तक बाथरूम में रहती है। उसे लग रहा था कि तब तक रियाज सो जाएगा। स्मृति जब बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है रियाज अपनी दवा ले रहा है। वह कुछ नहीं कहती, बस अपने बाल ठीक करने लगती है। स्मृति के जहन में बार बार वही तस्वीरें कौंध रही थी, जिसे वह भुलाना चाहती थी। वो एक सुखद पल रहता स्मृति के लिए भी, लेकिन हालात देखते हुए स्मृति को यह सब ठीक नहीं लगा। अपनी दवा ले रियाज वापस से टी शर्ट उतारता है। स्मृति कनखियों से देखती है, फिर उस तरफ से ध्यान हटा लेती है। अब ये क्या करने जा रहा है, उसने सोचा। वह आकर बेड पर अपनी जगह लेट जाती है। रियाज डॉक्टर की दी हुई एंटीसेप्टिक क्रीम उठाता है और खुद से ही लगाने की कोशिश करता है, जो कि मुश्किल था।
स्मृति उसके क्रीम लगाने के असफल प्रयास को देखती है। खुद से ये करना नामुमकिन था। रियाज को चोट बैकबोन के पास लगी थी, इसलिए पीछे की तरफ बिना देखे लगाना लगभग नामुमकिन सा था। स्मृति उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कोई विचार आता और रोक लेता। उसे खुद पर ही झुंझलाहट आ रही थी, पर रियाज ने भी कोई मदद नहीं मांगी। बहुत कोशिश के बाद भी जब क्रीम नहीं लगा पाता तो लाइट्स ऑफ कर थककर और चिढ़कर सो जाता है। स्मृति सब चोर नजरों से देख रही होती है। उससे अब रहा नहीं जाता। इसे इन्फेक्शन हो सकता था। रियाज इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। स्मृति उठती है और लाइट्स ऑन करती है। रियाज अपनी आंखें खोलता है। उठो। स्मृति उससे थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है। उठो, सुनाई नहीं देता। स्मृति सख्ती से बोली। रियाज उसे उलझन से देखता है और उठने की कोशिश करता है। अरे नहीं, रुको, तुम उल्टा लेट जाओ, मैं ये लगाती हूँ, बोलकर स्मृति क्रीम उठाती है। रियाज उसकी बात मान जाता है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्मृति कांपते हाथों से उसे दवा लगाती है। उसकी छुअन से रियाज आंखें बंद कर लेता है। हर बार स्मृति को जो झुरझुरी महसूस होती थी, आज रियाज को हो रही थी। हाँ, रियाज के मुंह से सिसकारी निकली। स्मृति अपना हाथ दूर खींच लेती है। सॉरी, मैं आराम से करती हूँ, रिलैक्स। स्मृति चिंता से बोली। रियाज कुछ नहीं कहता। जितनी बार स्मृति के हाथ रियाज के बदन पर फिसलते, रियाज से एक नए एहसास से गुजरता। उसे काफी आराम महसूस हो रहा था। स्मृति अपनी निगाहें उसकी तरफ करती है। रियाज की आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे। स्मृति मुस्कुराती है। वो एकटक उसे देखे जा रही थी। रियाज अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, तुम कितने प्रोफेशनल तरीके से यह कर रही हो, मुझे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तक तो हो जाना चाहिए। स्मृति झेप जाती है। रियाज उसे गौर से देखता है। स्मृति एक नज़र उसे देखकर सोने चली जाती है। लाइट्स कौन ऑफ करेगा? मुझे बड़ी गहरी नींद आ रही है, रियाज ने कहा। स्मृति लाइट्स ऑफ करती है और उसकी तरफ पीट करके सो जाती है। रियाज मुस्कुराता है। स्मृति धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। रियाज उसी की तरफ देख रहा था, पर उसके देखते ही सो गया। स्मृति को उसकी इस हरकत पर हंसी आ जाती है। उसकी एक मुस्कान पर स्मृति अपना दिल हार जाती है। कितना प्यारा लगता है हंसते हुए, बस ऐसे ही नाक पर गुस्सा लिए घूमता है, स्मृति सोचती है। सुबह हो गई थी। खिड़की के मोटे पर्दों से धूप छनकर अंदर झांक रही थी। स्मृति आंखें मिचमिचाते हुए उठती है। उसने जमाई लेते हुए अंगड़ाई ली। उसने देखा रियांश यहाँ नहीं है। ये कहाँ गया, वो भी इतनी सुबह सुबह। स्मृति बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा पहले ही खुला था। है, यहाँ तो नहीं है। फिर कहाँ गया? क्या वह खुद से चल कर गया होगा? स्मृति नीचे हॉल में आती है। रियांश वहाँ भी नहीं होता। उसने देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। वो बाहर तो नहीं। स्मृति बाहर जाती है। रियाज उसे वहीं एक कुर्सी पर बैठा मिलता है। सामने एक छोटी सी मेज पर उसका लैपटॉप था, जिस पर वह कुछ खटर पटर कर रहा था। उसने देखा मौसम हल्का ठंडा और धुंधलका भरा है, फिर भी रियाज वहां सिर्फ एक काली बनियान और लोअर पहने हुए था। रियाज के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्मृति हिचकते हुए पूछती है। रियाज उसकी तरफ देखता है। देख नहीं रही, काम कर रहा हूँ, उसने रूखा सा बर्ताव किया। स्मृति को अच्छा नहीं लगा। हाँ, देख रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा इतनी सुबह ये सब करने की क्या जरूरत है, वो भी यहाँ बाहर आकर। तुम अभी ठीक नहीं हो, उसने भी वैसे ही जवाब दिया। कुछ जरूरी काम है यार, एक तो मेरा टेंडर पास नहीं हुआ, ऊपर से हनीमून, और चोट लगी सो अलग। रियाज गुस्से से बोला। अगर घर रहता तो कुछ करता, यहाँ से क्या करूं? मेरे हनीमून के लिए मरे जा रहे थे। रियाज ने एक भद्दी सी गाली दी। स्मृति समझ जाती है कि अभी इसका मूड ठीक नहीं है। वह अपना लैपटॉप बंद कर अंदर चला जाता है। स्मृति पीछे से उसे देखती है। खुराना हाउस में आज अलग ही माहौल था। शिवम आज रियाज के घर जाने की तैयारी में था। तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो वह रियाज ओबराय के घर है? अंजू ने कहा। पॉसिबिलिटी तो यही है, शिवम बोला। रियाज ओबराय? यार वो तो कितना हैंडसम है। एक बार कवर मैगजीन में उसकी फोटो देखी थी, मिसका उछलते हुए बोली। देखा है उसे? अंजू बोली। हाँ, ऑफ कोर्स, वह एक फेमस पर्सनालिटी है और एक बिजनेसमैन भी। बस उस दिन उसका चेहरा नहीं देख पाई, वरना कंफर्म हो जाता। कौन था? मिसका दुख से बोली।
अगर जाओगे तो क्या कहोगे? क्योंकि श्योरिटी तो नहीं है ना वह वहीं होगी। अंजू ने शंका जाहिर की। माँ, अब जो भी है वहीं पता चलेगा। क्या है कि मेरे पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है। आई एम पेयरिंग फॉर हर। बस मिल जाए। हाँ, पता नहीं इस लड़की को क्या सूझी ये सब करने की। शादी तो सबकी रजामंदी से भी कर सकती थी, अंजू ने कहा। और उस अर्जुन का क्या? वो इसे लाइक करता है ना। आई थॉट स्मृति भी करती है, मिस्का ने कहा। अर्जुन को अभी साइड में रखो, मुझे रियांश और स्मृति के बारे में जानना है। सच में कोई शादी या सिर्फ फरेब? शिवम कुछ सोचते हुए बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ। पहले वहां जाऊंगा, उसके बाद ऑफिस। शिवम कार की कीज उठाता है और चला जाता है। मॉम, क्या होगा आगे? मिस्का रोमांच से पूछती है। पता नहीं, बस सब अच्छा हो, अंजू ने भय से कहा। शिवम की कार आंधी की रफ्तार से चल रही थी। शिवम के मन में कई विचार एक साथ आ रहे थे। अगर स्मृति वहां नहीं हुई तो? और अगर हुई तब? तब वह क्या कहेगा? कैसे बात करेगा? उसे घर कैसे लाएगा? क्या उसने सच में शादी कर ली? तो क्या वह अपनी शादी अपने रिश्ते तोड़कर वापस आएगी या हमेशा वहीं रहेगी? ऐसे कैसे वो ये कर सकती है? माना कि कभी ठीक से नहीं रहे, लेकिन इतनी दूरियां कब आ गईं जो उसने ऐसा कदम उठा लिया? नहीं, वह उसे मनाएगा, उसे वापस जरूर लाएगा। अपने ख्यालों में ही खोए हुए शिवम एक जोरदार ब्रेक मारता है। उसने खिड़की से बाहर देखा जहाँ एक बंगला था। गेट के पास नाम दर्ज था, ओबराय मैंसन। चलो खा लो, बस लास्ट बाइट है। प्लीज मम्मा। ना रीरी। रिचा अपनी बेटी को नाश्ता करा रही थी। ये गुड गर्ल, मेरा बच्चा, उसने प्यार से कहा। तभी डोरबेल बजी। अतुल, देखना जरा कौन है। रिचा वहीं से अपने सर्वेंट को बोली। एक लड़का आता है और दरवाजा खोलता है। जाहिर है सामने जो था वो उसे नहीं पहचानता था। शिवम अंदर की ओर देखता है। कौन है अतुल? रिचा आती हुई बोली। जी मैं, मेरा नाम शिवम खुराना है। एक्चुअली मैं यहाँ रियांश ओबराय से मिलने आया हूँ। शिवम बोलकर रिचा को अभिवादन करता है। ओह, अंदर आइए। शिवम सोफे पर बैठे अजीब नजरों से पूरे घर को बारीकी से देख रहा था। तभी एक सर्वेंट ने उसे चाय दिया। ओह थैंक्स, बोलकर मुस्कुराया। सामने उद्विता जी और रिचा थी। पास ही उसकी बेटी बैठी गेम खेल रही थी। तो आप रियान से मिलने आए हैं? उसके बिजनेस कलीग हैं। क्या है कि पहले कभी आपको देखा नहीं, उद्विता जी ने पूछा। जी हाँ, एक नई डील थी उनके साथ और कुछ काम था तो। फिर तो आप गलत टाइम पर आए हैं, उद्विता जी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि रियांश अभी यहाँ नहीं है, शहर से बाहर है, रिचा ने बताया। अच्छा, बोलकर शिवम फिर अपनी नजरें पूरे घर में दौड़ाने लगा। उद्विता जी को यह अजीब लगा। पर कहाँ, किसके साथ? वो कब तक आएंगे? शिवम आगे बोला। उसे स्मृति के बारे में जानना था, पर ना वह थी और ना ही कोई उसकी बात कर रहा था। वो आ जाएगा कुछ दिनों में। चाचू तो अपनी हनीमून पर गए हैं, मम्मी बोली। हम उन्हें बहुत टाइम बाद बुलाएंगे। आप एक महीने बाद आना अंकल। उद्विता जी की बात काट रीरी बोली। सब उसे देखने लगते हैं। शिवम हैरान हो जाता है। उद्विता जी ने उसे गौर से देखा। ऋचा रीरी को चुप कराती है। ऐसी बातें नहीं बोलते ना, बैड हैबिट। कोई बात नहीं जी, बच्ची है। वैसे उन्होंने शादी कर ली? कब? शिवम ने अभिनय किया। बस कुछ दिनों पहले ही, ऋचा बोली। ऐसा क्या? मुझे मालूम नहीं था। क्या मैं उनकी शादी की तस्वीर देख सकता हूँ? शिवम ने आखिरी रास्ता अपनाते हुए कहा। उसे खुद अजीब लग रहा था ऐसा कहते हुए। उद्विता जी को अब शिवम थोड़ा संदिग्ध लगने लगा। उसके हाव भाव से उस पर शक हो रहा था। जी मैं दिखाती हूँ। शादी की तो नहीं, लेकिन रिसेप्शन की जरूर, बोलकर रिचा ने अपना फोन रीरी के हाथ से लिया। मम्मा नो, रीरी कहती है। बस अभी ले लेना बेटा, ये रही। रिचा फोन शिवम की तरफ बढ़ाती है। शिवम का दिल जोरों से धड़क रहा था। ना जाने क्या देखने को मिले। उसने कांपते हाथों से फोन लिया। जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, खुशी और हैरानी से आंखें फैल गईं। तस्वीर में एक जोड़ा खड़ा है जो कि पार्टी की थी। लड़की ने रेड गाउन पहना था, इसमें थी। शिवम धीरे से फुसफुसाया। शिवम वापस अपने ऑफिस लौट आ रहा था। वह खुश भी था और दुखी भी। खुशी इस बात की कि स्मृति का पता चल गया, और दुख इस बात का उसने सच में शादी कर ली।
हाँ, उसे तो कम से कम यही लग रहा था। आने से पहले उसने पूछा भी कि रियाज कब आने वाला है। ऋचा ने कहा बस 4-5 दिन और। शिवम ने उन लोगों को स्मृति के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर स्मृति ने अपने परिवार के बारे में कुछ भी बताया होता तो वह लोग शिवम को भी पहचान लेते। लेकिन उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो उसे जानते भी हैं। शिवम ओबराय मेंशन दोबारा जाने वाला था जब स्मृति वापस आ जाएगी। भले ही उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है, लेकिन उसे पूरा हक है सब जानने का। और सारी बातें तभी साफ होंगी जब सब आमने सामने होंगे। तभी उसे फिर से स्मृति के लेटर के बारे में ख्याल आया जो उसने लिखा था। फिर वो क्यों था, जैसे कि वह वापस भी आएगी। तो क्या स्मृति ने उसे नहीं लिखा था? पर लिखावट तो उसी की लग रही थी। शिवम को बहुत गुस्सा आ रहा था। सवाल इतने सारे मगर जवाब किसी का नहीं। तभी उसका कॉल रिंग होता है, जो पास वाली सीट पर था। उसने देखा फोन अर्जुन का था। अब ये क्यों कर रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं स्मृति का पता लगाने आया था। शिवम ने फोन नहीं उठाया। फोन कट हुआ लेकिन फिर बजने लगा। शिवम चिढ़कर देखता है, अरे यार, ये क्यों इतना परे। तभी उसे कुछ सोचता है, कैसा लगेगा जब तुझे पता चलेगा कि स्मृति ने शादी कर ली है। हमारे ऊपर किडनैपिंग का इल्जाम लगा रहा था ना। देख अब तुझे कितनी तकलीफ होगी। बहुत प्यार करता है ना उसे। शिवम दांत किटकिटाते हुए बोला। उसने फोन उठाया। अर्जुन तुरंत फट पड़ा। हेलो, एक बार में नहीं उठा सकते? कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ अर्जेंट भी हो सकता था, पर तुम बस करो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और तुम्हारा फोन ना उठा लिया तो कौन सी आफत आ गई? शिवम चिढ़कर बोला। ड्राइव कर रहे हो मतलब घर आ रहे हो? नहीं, नहीं, क्या मतलब? फिर कहाँ जा रहे हो? तुम बताओ, फोन क्यों किया? क्यों किया? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझसे पूछ रहे हो फोन क्यों किया? कौन सी बात? शिवम बोरियत से बोला। स्मृति? और कौन सी? उसे ही लेने गए हो ना? इसे किसने बता दिया? शिवम सोचता है। हाँ तो इतनी बड़ी बात तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझते? अर्जुन हाहाकारी लहजे में बोला। जा, नहीं समझता? सच में तुम कैसे इंसान हो? बस यही पूछने के लिए फोन किया था। शिवम उसकी बात बीच में ही काटा। वो तुम्हारे साथ ही है ना? आ रही है ना? अर्जुन खुशी से बोला। नहीं। क्या? पर क्यों? अभी तुम फोन रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे अरे रुको, काटना मत। ये तो बता दो, वह मिल गई है? अर्जुन व्याकुलता से बोला। हाँ मिल गई, पर साथ नहीं है। शिवम कुटिलता से मुस्कुराया। तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? मैं उसके लिए परेशान हुआ जा रहा हूँ और तुम पहेलियां बुझा रहे हो। उसका धीरज जवाब दे गया। हूँ, बताऊंगा। तुम आज शाम मेरे घर आना। मैं तुम्हारे ही घर हूँ। ओ, तो माँ ने बताया तुम्हें स्मृति के बारे में? हाँ। ठीक है, रखो। पर स्मृति, कह रहा हूं ना, शाम तक रुको। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पता चला है, और हद से ज्यादा शॉकिंग भी। शिवम राजदार तरीके से बोला। क्या? तब तक शिवम फोन कट कर देता है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। आखिर क्या पता चला होगा? वह ठीक तो होगी, और साथ क्यों नहीं आई? मतलब आज हम कहीं नहीं जाएंगे, छवि बोली। रियाज को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ऐसे में उसका बाहर निकलना ठीक नहीं है। अभी बोला। कोई बात नहीं, आप दोनों जाइए और स्मृति को भी साथ ले लो। रियाज सीढ़ी से नीचे उतर कर आया। अरे कैसी बात कर रहा है? तुझे इस हालत में छोड़कर जाएं? अभी ने कहा। अब मैं चल पा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं अकेले रह लूंगा। आखिर यहाँ घूमने ही तो आए हैं ना। रियाज वही सोफे पर बैठ गया। हाँ, लेकिन तेरा हनीमून है। ये क्यों भूल जा रहा है? जब तू ही नहीं जा सकता तो हम क्यों जाएं? और हम तो कबाब में हड्डी की तरह हैं। तुम्हें और स्मृति को प्राइवेसी चाहिए, मगर कमरे को छोड़कर और कहाँ मिलेगी? छवि बेचारगी से बोली। रियाज ने माथा पीट लिया। वह हमेशा अपने मनमाफिक सोच लेती है। वैसे कहाँ है स्मृति? कमरे में ही। ओ, तुम भी तो कमरे में से ही आ रहे हो ना? कुछ हुआ मतलब? छवि अभी उसे आंखें दिखाता है। वह चुप हो जाती है। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। छवि दरवाजा खोलती है। वह देखती है सामने कायनात और उसके माता पिता हैं। ओ, आप आइए, अंदर आइए। छवि ने जगह दी। तीनों अंदर आते हैं। तो अब आप कैसे हैं? कायनात के पिता ने रियान से पूछा। मैं ठीक हूँ, रियाज मुस्कुराया। उस दिन हॉस्पिटल में आप बेहोश थे,
इसलिए मिल नहीं पाए, तो सोचा यहीं आ जाएं। कायनात की माँ ने कहा, बड़ा एहसान है जी आपका, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। कायनात के पिताजी ने विनम्रता पूर्वक कहा। तभी स्मृति भी आती है। अरे अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब सब ठीक है, रियांश बोला। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारी वजह से। भगवान तुम्हारा जोड़ा अमर रखे, खूब आगे बढ़ो। कायनात की माँ बोली। रियांश थोड़ा सा चौंक गया। स्मृति भी अपनी जगह कसमसाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कायनात ने कहा। वैसे तुम्हारी शादी का क्या? छवि ने पूछा। हाँ, हम उसके लिए भी आए थे। मेरी शादी परसों है। कल तो नहीं हो पाई, पर परसों हो जाएगी। और आपको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, कायनात खुशी से बोली। तुम्हारी शादी संजीव से ही हो रही है ना? स्मृति ने पूछा। हाँ, संजीव और उसकी फैमिली वाले मान गए। सच कहूँ तो मैं भी पहले बहुत डर गई थी, लेकिन वो सब अच्छे हैं। उन्हें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वरना इतना सब होने के बाद वो पीछे हट सकते थे, कायनात ने बताया। दैट्स ग्रेट। और आप सभी लोगों को परसों शादी में आना है। हम सब आपका इंतजार करेंगे, कायनात की माँ ने कहा। हाँ, कोई बहाना नहीं, आना है मतलब आना है, बोलकर उन्होंने एक कार्ड दिया। मैं तो नहीं, लेकिन ये तीनों जरूर चले जाएंगे, रियांश बोला। स्मृति उसे देखती है। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आए तो हमें अच्छा लगेगा, कायनात ने विनीत स्वर में कहा। डोंट वरी, इसे भी हम तब तक ठीक करके ला ही देंगे। अभी ने रियाज के कंधे पर धौल जमाई। ठीक है, फिर हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना। उन्होंने उनसे विदा ली। तो कौन शादी में जा रहा है? रियाज ने अभी से पूछा। हम सब। अब तेरी शादी तो हुई नहीं, तो उसके बदले इसी शादी में एंजॉय कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर ठीक हो गया तब भी नहीं। रियाज भाई सोफे पर बैठ जाता है। अभी भी उसके पास बैठकर बोला, क्यों करता है हर बार ऐसा? इतने प्यार से बुलाया है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए चलना। और ये आज की बात तो नहीं है ना, परसों की परसों देखी जाएगी। मदद करना एक बात है और शादी में जाना दूसरी बात। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट नो मीन्स नो। रियांश ने हाथ खड़े किए। सच में कितना जिद्दी है ये लड़का, स्मृति मुनमुनाती है। तुम्हें आज पता चला? बचपन से ऐसा है, छवि ने सिर हिलाया। और मैं अभी ठीक भी नहीं हूँ। आह, दर्द हो रहा है, रियांश मासूम सा चेहरा बनाता है। बाहर में जा, अभी ने उसके सर के बाल खींचे। श्वेता, क्या कर रही है तब से? चल आ, चाय ठंडी हो रही है, संजना जी ने 5वीं बार कहा। बस माँ आई। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे और श्वेता अपने फोन पर लगी हुई थी। आजकल के बच्चों को तो कुछ सुनाई नहीं देता। माँ बाप तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। हम तो बस इनकी सुनने के लिए हैं, भले ये हमारी सुने ना सुने। क्या जमाना आ गया है। हम भी थे अपने समय में, जो माँ बाप के सामने नजरें भी ऊंची नहीं करते थे। और एक ये आजकल के। संजना जी भन्नाई जा रही थी, पर श्वेता ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद श्वेता ने अपना फोन रखा और खुशी से अपनी माँ को पीछे से गले लगाया। अरे क्या कर रही है? उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तेरे चेहरे पर दिख रहा है। पर बात क्या है? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पता चला है। रियाज की फैमिली ने हमें सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और हम अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। बस एक कंफर्म हो जाए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ, वह गहन नफरत से बोली। संजना जी ने उसे गंभीरता से देखा। अब तू क्या करने वाली है? जो हो गया सो हो गया। अब मुझे उस परिवार से कोई मतलब नहीं। आपको नहीं है, पर मुझे है। इतनी आसानी से सब भूल जाऊं? देख श्वेता, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे फिर बात खराब हो। भूल जा सब, संजना जी चिंता से बोली। माँ, मैं बस सबको सच्चाई ही बताऊंगी, कुछ और नहीं। आप मेरी बात पूरी सुन पा रही हैं? वह लड़की स्मृति धोखेबाज है। हम सब सोच रहे थे ना, रियांश ने शादी कैसे कर ली, पर यह सब छलावा है, फरेब है। श्वेता बोली। क्या कह रही है? उन्होंने एक बहुएं ऊपर उठाई। हाँ माँ, रियांश उसे कोठे पर से लाया है। श्वेता, क्या बोल रही हो? उन्होंने कठोर स्वर में कहा। आपको याद होगा जब मैं पब गई थी कुछ दिन पहले? पब? हाँ, रियाज के रिसेप्शन के एक दिन बाद। रात को मैं देर से घर भी आई थी। तब आपने मुझे बहुत डांटा था, क्योंकि मैंने ड्रिंक की थी। तो उसके पहले मैं रियाज के घर गई थी। एक दिन पहले जो भी हुआ था, मैं उससे गुस्सा थी, और ऊपर से नशा।
पता है मैंने क्या देखा? क्या? उन्होंने भी रोमांचित होते हुए कहा। मैं अभी अपने कार में ही थी, बस देखा कि स्मृति के सामने दो बदमाश खड़े हैं। मेरी कार उनके पीछे थी। फिर वह भागती है और यहाँ सामने आ जाता है और एक को गोली मारता है। क्या? सजना जी ने फटी आंखों से कहा। हाँ, और उसके भागने से पहले एक बदमाश ने यही भी कहा था कि लौट कर तो हमारे कोठे पर ही आएगी। खैर, स्मृति को लेकर रियाज चला जाता है। मैं चुपचाप यह सब देख रही थी। उनके जाने के बाद मैं उन दोनों से मिली, उन गुंडों से। यस मॉम। और पूछने पर पता चला कि रियाज उस स्मृति को कोटे से पैसे देकर लाया है, कीमत चुकाई है उसके लिए। पर शॉकिंग पार्ट यह था कि रियाज ने कहा उनसे वो अब कभी उनके पास नहीं जाएगी। हालांकि उनकी डील हुई थी, वह उसे 1 डेढ़ महीने के अंदर वापस वही छोड़ देगा। सब सुनकर संजना जी अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं, जैसे जो सुना हो उस पर यकीन ना हो। क्यों लाया हम भी नहीं जानते, पर बहुत बड़ा मोहरा हमारे हाथ लगा है और इसका इस्तेमाल कर मैं अपना बदला जरूर लूंगी। याद है उद्भिता जी ने कहा था स्मृति यशवंत खुराना की बेटी है, जो। हाँ हाँ, जो बड़े वाले बिजनेसमैन है। इनफैक्ट मैंने उनका फैमिली बैकग्राउंड पता किया है। वह तो नहीं है, पर उनके अलावा उनका बेटा, एक बेटी और पत्नी है। और इन सबके बीच कोई बहुत बड़ा झोल है। स्मृति ने कहा था उसकी कोई फैमिली नहीं, पर वो उस कोठे तक पहुंची कैसे? इतने रसूखदार आदमी की बेटी है, भला इसकी उसे क्या जरूरत? संजना जी ने पूछा। विमेन ट्रैफिकिंग करना कौन सी बड़ी बात है? पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो इससे है कि रियाज और स्मृति के बीच कुछ ठीक नहीं है। असल में जो दिख रहा है वह है नहीं। बाप रे, इतनी बड़ी साजिश! क्या कर रहे हैं दोनों? उद्विता को भी बड़ा गर्व था अपने बेटे पर, जो ऐसी बहू लाया। तो क्या वह भी इन सब से अनजान है और उसकी वजह से हमें ठोकर मारा? संजना जी गुस्से से बोली। श्वेता भी अपनी मुट्ठियां भींचती है। हूँ, हनीमून पर गए हैं ना दोनों। आने दो, फिर देखना कितना बड़ा धमाका करती हूँ। अर्जुन बेचैनी से अपना पहलू बदल रहा था। सुबह आने के बाद भी वह तब से शिवम का इंतजार कर रहा था। यार कब आएगा? उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। कम ऑन, आ ही रहा है। थोड़ी देर रुक नहीं सकते? मिसका बुनबुनाई। हाँ, उसने 10 मिनट पहले कहा था और अब तक उसे आ जाना चाहिए। पता नहीं किस रास्ते से आ रहा है, अर्जुन झल्लाकर बोला। तो किसने कहा था यहाँ रुकने को? अपने घर चले जाते और फिर आ जाते, मिसका बोली। मिसका, अंजू ने डांटा। मैं भी रुकना नहीं चाहता था। 10 काम है मुझ पर, सिर्फ स्मृति के लिए रुका हूँ। मुझे सांस नहीं आ रही है तब से, अर्जुन ने कहा। और अब सांस आएगी भी नहीं, शिवम अंदर आता हुआ बोला। सब उसे देखते हैं क्या? अर्जुन हैरानी से बोला। हाँ, सही तो कहा मैंने। स्मृति के लिए सांस नहीं आ रही है, और जब वह कभी तुमसे नहीं मिलेगी तो कभी नहीं आएगी। शिवम सोफे पर आराम से बैठ गया। अर्जुन गहरी सांस खींचता है। बोलो, शुरू से अंत तक बोलो, क्या बात है? और सब ठीक ठाक? बताऊंगा, तुम्हारा जानना जरूरी भी है। आखिर झूठी उम्मीद पाले बैठे हो। कब तक इस ढकोसले में जियोगे? मूव ऑन भी तो करना है। शिवम उसके करीब जाकर बोला। क्या क्या कह रहे हो? अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा। कुछ नहीं, मतलब गलत फहमियां कितनी अच्छी लगती है ना, जब तक हम बाहर ना आ जाएं। हमेशा नहीं, बस कभी कभी, जिससे खुशी मिले। पर है तो गलत फहमी ही, जो आज नहीं तो कल खत्म होगी, शिवम बोला। साफ साफ कहो। और स्मृति, वो कहाँ है, क्यों नहीं आई? अर्जुन गुस्से से बोला। तो सुनो, वो तुमसे प्यार नहीं करती, और जानते हो उसकी शादी हो चुकी है, शिवम आराम से बोला। अर्जुन को छोड़ किसी को हैरानी नहीं हुई। मिस्का और अंजू को तो पहले ही पता था। अब इस बात पर पूरी तरह मोहर लग गई। अर्जुन के ऊपर मानो वज्र गिरा हो। ऐसा होने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके कान में हवा साए साए कर रही थी। शादी? शादी कर ली? उसने मुश्किल से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मजाक है ना ये? अर्जुन ने शिवम का कंधा पकड़कर झंझोरा। नहीं, सच है, और इसे मान लो। इसलिए तो वो साथ नहीं आई। पता है वह अभी कहाँ है? शिवम बोला। कहाँ? अर्जुन उदासी से बोला। अपने हनीमून पर। नहीं, मैं नहीं मानता। स्मृति ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन अपनी जगह खड़ा हो गया। अर्जुन, मैंने खुद उसे रियाज ओबराय के साथ देखा था, और उसे देखकर ही लग रहा था कि उसकी नई शादी हुई है, मिस्का बोली।
रियांश ओबराय, अर्जुन अपनी आंखें सिकोड़ता है। हाँ, जिससे उसकी शादी हुई है, उसी के साथ तो अपनी हनीमून मनाने गई है। 4 दिन बाद उनकी फ्लाइट है वापस आने की। शिवम जानबूझकर हनीमून की बात बता रहा था। पर पर कैसे, क्यों? वो उसने कभी कभी कहा नहीं कि रियांश ओबराय पसंद है? अर्जुन भरे गले से बोला। उसने तुमसे कभी कहा था कि तुम उसे पसंद हो? मिस्का बोली। हाँ बताओ। स्मृति ने कहा था कि तुम्हें प्यार करती है। शिवम आगे बोला। अर्जुन कुछ नहीं कहता। बस करो अब, जो जानना है अब स्मृति ही सब बताएगी। जब तक वह आ नहीं जाती, इस मामले को दफा करो। अंजू ने कहा। बिल्कुल माँ, मैं जाऊंगा उससे सब जानने, लेकिन वह अभी अपने हनीमून पर है ना। शिवम ने फिर से हनीमून पर जोर दिया। चुप रहो, अर्जुन चीखा। सब उसे देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। चुप रहने से सच्चाई बदल थोड़ी ना जाएगी, मिस्का ने कहा। सच्चाई ये है ही नहीं, कुछ गड़बड़ है। आने दो उसे, मैं पता लगाऊंगा सब। स्मृति को अगर कोई इंसान पसंद भी है तो वह मुझे जरूर बताती। ऐसे चोरी छिपके शादी नहीं करती। समझ आ रहा है मुझे, ये सच नहीं है, बोलकर अर्जुन चला जाता है। स्मृति छत पर खड़ी उदासी से शून्य में घूर रही थी। आसमान में हर थोड़ी देर में बिजली चमक रही थी। तभी रियांश पीछे से आता है। इतनी रात गई, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुन स्मृति पलटती है, मगर कहती कुछ नहीं। तुम्हें छत से कुछ ज्यादा ही प्यार है। जब भी वक्त मिलता है यहीं आकर लटक जाती हो। रियांश दोबारा बोला। हाँ, मुझे सुकून मिलता है। मेरे तन्हाई के साथी हैं, स्मृति खोई सी बोली। साथी इंसान को बनाना चाहिए, रियाज बोला। स्मृति उसे घूरती है। उसके मुंह से ऐसी बात। क्या? ऐसे क्या देख रही हो? चलो, मौसम खराब हो रहा है, रियाज कहता है। तुम जाओ, आज मैं तो बारिश में भीगूंगी, स्मृति कहती है और वापस आसमान की ओर देखने लगती है। तभी बिजली कड़कती है और स्मृति आंखें बंद कर लेती है। बिजली देखा है कितनी तेज चमक रही है? रियाज ने कहा। हाँ देख रही हूँ। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें गोद में थोड़ी ना उठाने वाला हूँ। ऐसे ही बोल दिया। आना है आओ, वरना रहो यहीं, बोलकर रियाज जाने लगता है। उसी वक्त फिर बिजली कड़की और स्मृति उससे चिपक गई। हाँ, रियाज हैरान हो गया। ठीक तभी बारिश भी होने लगी। दोनों भीग रहे थे। ये तुम क्या? सॉरी, मैं गलती। स्मृति उससे अलग हो गई। स्मृति जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। रियाज उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वह सीधा उसके ऊपर गिरता है। ओह नो! एक बार फिर बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।